नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहां से छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और प्रश्न भी बहुत प्यारे बनते हैं और इस टॉपिक में से कई बार बड़े एग्जाम में से भी अच्छे अच्छे प्रश्न निकल कर सामने आते हैं। इस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल। दोस्तों, इस टॉपिक की जब अगर बात करें तो ये टॉपिक आपके राजस्थान पुलिस, एसएससी, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जितने भी बड़े एग्जाम हैं उन सब में ये टॉपिक आपके सिलेबस में समाहित होता है और उन सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पढ़ते हैं। तो अपन जब पढ़ना स्टार्ट करें महाजनपद काल को तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये महाजनपद काल शब्द है क्या। पहले शब्द को हमें समझना पड़ेगा। इस शब्द को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेगी कि एक था जनपद और एक था महाजनपद। महाजनपद। दोस्तों देखो, जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था तब हमने कहा था कि ऋग्वेदिक काल की जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी वो जन थी। ठीक है ना। ये जन एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र था, है ना, जिसमें एक कबीला और उसके आसपास रहने वाले लोगों का क्षेत्र ही शामिल होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये छोटे छोटे जन मिलकर थोड़ी सी बड़ी भौगोलिक इकाई बन गए जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनपद। देखो, यहाँ पे जो जीवन था वो एक घुमक्कड़ जीवन के रूप में था, मतलब कबीले के सरदार के रूप में ये इकाई काम करती थी या इसका राजा काम करता था। लेकिन यहाँ पे आते आते स्थायी जीवन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, कृषि की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलती है और व्यक्ति एक ग्रामीण परिवेश की तरफ पूर्णतः घुस चुका था। लेकिन कुछ समय बाद में आते आते 600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते ये जो बड़े बड़े जनपद है, ये बड़े बड़े जनपदों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई हुई और ये बड़े बड़े जनपदों में जो भी जनपद एक जनपद या उससे बड़े जनपद पर अधिकार कर लेता था, तो ये जो छोटे छोटे जनपद मिलकर जो बड़ी भौगोलिक इकाई बनाते थे वो क्या कहलाते थे, आपके महाजनपद। यानी चाहे जन पूछो, चाहे जनपद पूछो, चाहे महाजनपद पूछो, तो ये तीनों ही एक भौगोलिक इकाई को दर्शाते हैं। ये सबसे छोटी भौगोलिक इकाई है इन तीनों में से, ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है। ठीक है ना। अगर अपन बात करें जन का संबंध है तो ये है ऋग्वेदिक काल से। किससे है? ऋग्वेदिक काल से। जबकि जनपद का संबंध है उत्तर वैदिक काल से। यानी ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी, उत्तर वैदिक काल की कौन सी हो गई, जनपद हो गई। और इसके बाद में जो युग आता है वो कहलाता है महाजनपद युग। इस महाजनपद युग में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ इस समय में जो जीवन था वो ग्रामीण जीवन से प्रारंभ होकर शहरीकरण की तरफ बढ़ गया। इसलिए इस महाजनपद काल को नगरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीकरण। अब देखो, नगरीकरण को ध्यान से समझना। हमने नगरीकरण एक पहले भी पढ़ा है और वो नगरीकरण पढ़ा था हमने हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है या नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो इसके बाद में जो महाजनपद काल में नगरीकरण हुआ तो ये नगरीकरण भारतीय इतिहास का कौन सा नगरीकरण कहलाया? द्वितीय नगरीकरण। ठीक है ना। प्रश्न देखो सिंपल तरीके से आ सकता है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो महाजनपद काल है इसे भारत का दूसरा नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये महाजनपद काल का जो निर्माण हुआ वो हुआ था 600 ईसा पूर्व के आसपास। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको साथ के साथ समझ लेनी है, क्योंकि ये तीनों चीजें मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूँ कि तीनों चीजें यहीं पे क्लियर हो जाए। मैंने कहा था कि जो जन था इसका संबंध ऋग्वेदिक काल था, ऋग्वेदिक काल से था। तो जन का जो उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था सप्त सिंधु प्रदेश में, है ना। कहाँ हुआ था? सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है। जबकि जनपदों का जो उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र प्लस कुरुक्षेत्र वाले इलाके में, है ना। मतलब ये अपन बोल सकते हैं दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच के इलाके में। जबकि जो महाजनपदों का उदय हुआ है वो महाजनपदों का उदय कहाँ हुआ था? वो हुआ था गंगा घाटी
क्षेत्र में, गंगा घाटी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक अप्लाई क्वेश्चन भी बन सकता है अच्छा से, कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी लाइन महाजनपदों के बारे में सही नहीं है। तो पहला पंक्ति ये भी आ सकती है कि महाजनपद काल को भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है, भारतीय इतिहास का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है, सही है। महाजनपदों का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ, ये भी सही है। महाजनपदों का उदय वहां पे गंगा घाटी क्षेत्र न देकर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र दे दिया तो वो विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि हमने पता कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किसका उदय हुआ था, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार हम देखते थे, जबकि सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। और जो महाजनपद का जो जन्म हुआ, ये महाजनपदों का जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ, गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर। ध्यान रखना, ये गंगा घाटी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र और सप्त सिंधु प्रदेश, तीनों ही अलग अलग चीजें देखने को, ये तीन अलग अलग चीजें जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं महाजनपद की। तो ये महाजनपदों का जो हम उल्लेख करते हैं तो हमें पता है कि जो महाजनपद है, इस महाजनपद को भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नगरीकरण की प्रक्रिया होती क्या है, नगरीकरण कहते किसे हैं, कि ऐसा क्षेत्र जहां पे हमें एक व्यवस्थित नगर योजना देखने को मिलती है, व्यापार वाणिज्य का विस्तार देखने को मिलता है ना, अत्याधुनिक तकनीक से जीवन यापन करते हुए दिखाया जाता है। तो देखो ये जो महाजनपद काल है, इसको मैं ओब्लिक करके यहीं पे लिख रहा हूं, द्वितीय नगरीकरण। अब एक बार प्रश्न आया था कि महाजनपद काल में जो द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ, इस द्वितीय नगरीकरण के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहां पे जो आंसर दिया था वो क्या दिया था, लोहा। क्या था, लोहा नामक धातु, इसने द्वितीय नगरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो हमने पिछले जो वीडियोस देखे उनमें हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल था, ये सिंधु सभ्यता थी, उसमें लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमने लोहा पढ़ा था और मैंने कहा था कि जो लोहा था उस लोहे को उस समय कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में खोज तो हो गई, लेकिन उसका प्रयोग सही तरीके से करना नहीं प्रारंभ हुआ। इस लोहे का सही तरीके से प्रयोग प्रारंभ कब हुआ, तो इस महाजनपद काल में। देखो हुआ क्या था कि जब ये लोहा की खोज हुई तो लोहे की खोज से हुआ क्या था कि जो हल थे वो हल तीखे होने लगे, मतलब हल के नीचे लोहे के फाल लगने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो खुदाई हुई या जो खेतों की जुताई हुई थी वो जुताई गहरी होने लग गई, है ना, मतलब बीज गहरा पड़ने लगा। जब बीज गहरा जाने लगा तो उत्पादन बढ़ने लग गया, उत्पादन बढ़ने लग गया, और उत्पादन बढ़ा तो व्यक्ति क्या करता था कि जो अपनी जरूरत के लिए जो अन्न या अनाज होता था उसको तो रख लेता था, लेकिन जो अधिशेष बचता था उस अधिशेष को वो क्या करता था, बेचता था। ठीक है ना, बेच देता था। तो बेचने से किसका विकास हुआ, व्यापार का, व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ने लगा, और व्यापार वाणिज्य से बढ़ने से किसका निर्माण होने लगा, नगरों का निर्माण होने लगा, और नगरों के निर्माण से ही किसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, नगरीकरण की। किसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, नगरीकरण की। ठीक है ना, तो समझ लेना कि नगरीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाली धातु थी वो कौन सी थी, लोहा थी। ठीक है ना, मैंने वापस समझा रहा हूं कि लोहे से क्या हुआ कि लोहे से हल के जो फाल है वो तीखे बढ़ने लगे, तीखे बढ़ने से जुताई गहरी होने लगी, जुताई गहरी होने से बीज गहराई में जाने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा, उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन से अधिशेष बचने लगा, अधिशेष को बेचने से व्यापार की शुरुआत हुई, और व्यापार जब बढ़ने लगा तो किसका जन्म हुआ, नगरों का, और नगरों से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो क्या कहलाती है, नगरीकरण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन जब बात करते हैं कि ये जो नगरीकरण है यह महाजनपद काल है, इन महाजनपदों की जो संख्या है, इस संख्या के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। जनरली हमें पता है कि जो महाजनपदों की संख्या है वो कितनी है, 16 है। कितनी है महाजनपदों की संख्या, 16। ठीक है ना, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टोटल महाजनपद है वो कितने हैं, 16 महाजनपद है। कितने हैं, 16, जो कि तत्कालीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर अपन बात करें महाभारत काल में,
तो महाभारत काल में जो जनपद थे या महाजनपद थे, इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 250 बताई गई है, ठीक है ना। जबकि एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, इस शिल्पाधिकारम में महाजनपदों की संख्या केवल 3 बताई गई है। और वो 3 कौन कौन सी देखो, एम ए वी। एम यानी मगध, ए यानी अवंती और वी यानी वत्स। यानी 3 ही महाजनपदों के नाम मिलते हैं। अपने को जनरली ये ध्यान रखना है, अपने को देखो हमने बताया था कि जो मेन महाजनपद थे वो कितने थे? 16। अब देखो इस 16 महाजनपदों से प्रश्न क्या बना कि इन 16 महाजनपदों की सूची तत्कालीन जो साहित्य थे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इनमें सूची मिलती है। तो आपके सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न बन चुका है और रीट में भी ये प्रश्न बन चुका है। एक बार प्रश्न आया था कि वह कौन सा बौद्ध साहित्य है जिनमें 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन मिलता है, कौन सा बौद्ध साहित्य। और एक बार प्रश्न आया था कि उस जैन साहित्य का नाम बताइए जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जो बौद्ध साहित्य था उसका नाम तो क्या था? अंगुत्तर निकाय। क्या था? अंगुत्तर निकाय। जबकि जो जैन साहित्य है उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र, ठीक है ना। इन बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कहा था कि जो महाजनपदों का उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था? गंगा घाटी क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? गंगा घाटी क्षेत्र। अब ये गंगा घाटी क्षेत्र क्या, देखो इसको अपने नक्शे से समझ सकते हैं कि जैसे ये जो क्षेत्र था ये सप्त सिंधु प्रदेश था। इस सप्त सिंधु प्रदेश या पंजाब या उसके आसपास के क्षेत्र ये कहलाता है। इस सप्त सिंधु प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। जबकि यहां से लेके ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है भारत के अंदर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, मतलब गंगा और यमुना नदी के बीच का उपजाऊ प्रदेश। इस क्षेत्र में जो सभ्यता पनपी वो सभ्यता कौन सी थी? उत्तर वैदिक सभ्यता। जबकि ये जो क्षेत्र है गंगा और इसके आसपास की नदियों का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जिस ऐतिहासिक कालक्रम का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? महाजनपद काल। और ये जो क्षेत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है? गंगा घाटी क्षेत्र। मतलब जितने बड़े क्षेत्र में गंगा उसकी सहायक नदियों से के साथ बहती है वो गंगा घाटी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे जो गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ठीक है ना। जनरली दोआब शब्द काम में गंगा यमुना के लिए लिया जाता है। और ये सप्त सिंधु प्रदेश जहाँ पे जन्म हुआ था हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता का, ठीक है। तो महाजनपदों को देखा हुआ गंगा घाटी क्षेत्र में। अब देखो बात करते हैं अपन प्रमुख महाजनपदों के बारे में। देखो दोस्तों हम यहाँ पे पूरे 16 के 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो कुछ प्रमुख महाजनपदों से ही आज तक उठे हैं। अपन सबकी बात करेंगे, लेकिन जैसे सबसे पहले प्रश्न उठा था, सबसे ज्यादा प्रश्न उठता मगध से, सबकी बात करेंगे अपन मगध के बारे में। एक आता है कौशल, एक आता है अवंती, ठीक है, एक आता है वत्स, एक आता है वज्जी, एक आता है मल्ल, ठीक है ना, और एक आता है पांचाल। ये वो महाजनपद है जिनको हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सारे महाजनपदों के बारे में अपन विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जो हमने 16 महाजनपद पढ़े, कि इन सभी 16 महाजनपदों में एक जैसी शासन व्यवस्था थी। शासन व्यवस्था से अभिप्राय कि या तो वहां पे राजतंत्रात्मक रही होगी या गणतंत्रात्मक रही होगी। तो जो महाजनपद काल पढ़ते हैं तो महाजनपद काल में हमने देखा कि यहाँ पे केवल राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है। ध्यान रखना इन 16 महाजनपदों में से जो 14 महाजनपद थे, इन 14 महाजनपदों में से कौन सी व्यवस्था थी शासन की? वो थी राजतंत्र। जबकि जो 2 महाजनपद थे वो कौन से थे? वो 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और वो 2 महाजनपद कौन से थे? वज्जी और
मल, वज्जी और मल, ठीक है ना। देखो ये दो महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि कितने छोटे, मतलब दो वज्जी और मल के कितने छोटे गणराज्य थे जिनके अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, तो ये जो दोनों से मिला के है ना, लगभग 10 ऐसे छोटे छोटे जनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मिलती थी देखने को। क्यों? क्योंकि इन दोनों के गणतंत्रों को मिलाकर जो दो महाजनपदों का निर्माण होता है, इन 10 गणतंत्रों में 8 जो गणतंत्र थे वो वज्जी संघ के थे, जबकि जो 2 गणतंत्र थे वो किसके थे? मल महाजनपद के थे। अपन इन सबके बारे में ये चर्चा हम थोड़ा सा लेट करेंगे, पहले हम महाजनपदों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मगध जो महाजनपद था, इस मगध महाजनपद से देखो प्रश्न एक ही बनाया, ज्यादातर नहीं बना। वो प्रश्न क्या बना कि पहले तो हमें इन सबकी राजधानी याद करनी है कि इसकी जो राजधानी थी वो शुरुआत में इसकी राजधानी बनी थी, वो बनी थी गिरिव्रज। कौन सी बनी थी? गिरिव्रज। गिरिव्रज के बाद में इसकी राजधानी जो दूसरी बनी थी वो कौन सी बनी थी? राजगृह, ठीक है ना। अब इसमें से प्रश्न क्या बनता है कि इन 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था, ठीक है ना। तो इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद भी कौन सा था? तो वो था मगध, सर्वाधिक शक्तिशाली या सर्वाधिक संपन्न, ठीक है। अब देखो कौशल की बात करते हैं। तो कौशल महाजनपद था, इस कौशल महाजनपद की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। कौन सी थी? श्रावस्ती, जिसे हम आज के समय में अयोध्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस श्रावस्ती की जब अपन बात करें तो इस श्रावस्ती को हम आधुनिक समय में एक नाम देखते हैं। आधुनिक समय में इस श्रावस्ती को महेत कहा जाता है, मतलब ये अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था और वर्तमान में श्रावस्ती की पहचान किससे की जाती है? महेत से। जबकि श्रावस्ती में ही एक विहार है जिसका नाम है जेतवन विहार। जेतवन विहार, इस जेतवन विहार को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सहेत। क्या कहा जाता है? सहेत। तो एक बार प्रश्न आया था कि सहेत महेत का संबंध किस महाजनपद से है? तो वो कौन सा महाजनपद था? कौशल महाजनपद। या किस स्थान को सहेत महेत के नाम से जाना जाता है? तो श्रावस्ती को, ठीक है ना। सहेत महेत आधुनिक श्रावस्ती को कहा जाता है, जबकि इसके अंदर एक बौद्ध विहार बना हुआ था जिसका नाम था जेतवन बौद्ध विहार। इस जेतवन विहार को वर्तमान में सहेत कहा जाता है। तो इन दोनों को यानी श्रावस्ती और जेतवन विहार को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सहेत महेत। तो सहेत का मतलब जेतवन विहार और महेत का मतलब श्रावस्ती, ठीक है। अब देखो एक और चीज ध्यान रखना इस कौशल नरेश से कि जब कौशल की जब बात करते हैं तो यहाँ का एक राजा था गौतम बुद्ध के समकालीन, इसका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था? प्रसेनजीत, जो गौतम बुद्ध के समकालीन था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कोई किस महाजनपद का कौन सा राजा गौतम बुद्ध के समकालीन था? तो जो कौशल महाजनपद है, इस कौशल महाजनपद का राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन था। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध का इनका जन्म साथ साथ हुआ और इनकी मृत्यु भी साथ साथ ही हुई थी, ठीक है। अब देखो अवंती महाजनपद की अपन बात करें, ठीक है। देखो अवंती जनपद की जब अपन बात करते देखो इसकी 2 राजधानियां थी। जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैनिया उज्जैनी, उज्जैनिया उज्जैनी, ठीक है ना। और दक्षिण जनपद था, दक्षिण अवंती थी, इसकी राजधानी थी माहिष्मती। क्या थी? माहिष्मती। और इसके जो शासक था यहाँ का गौतम बुद्ध का समकालीन, यहाँ के शासक का नाम था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत, ये गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक था। देखो वत्स, इस वत्स की जो राजधानी थी उस वत्स की राजधानी का नाम क्या? ये जो वत्स है इस वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी, ठीक है ना। और यहाँ का जो शासक था बुद्ध के समकालीन, इसका नाम था उदयन। दोस्तों अगर आपको डीप में प्रश्न आता है तो डीप का प्रश्न इन तीनों महाजनपदों से सबसे ज्यादा आता है, ठीक है ना।
अब इसके बाद में देखो अपन और छोटे मोटे महाजनपदों की जब हम बात करें तो मगध हो गया, कौशल हो गया और वस्त महाजनपद आपके सामने 3 कंप्लीट हो गए। अब देखो इसके बाद में एक महाजनपद आता है जिसका नाम है काशी। क्या नाम है? काशी। इस काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। ठीक है ना। इसके अलावा एक महाजनपद है जिसका नाम है अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है ना। इस चंपा का जो नाम है वर्तमान में, इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? मालिनी। क्या कहा जाता है? मालिनी। ठीक है ना। देखो महाभारत काल में इस अंग महाजनपद का जो शासक था उसका नाम क्या था? कर्ण। है ना, पढ़ते हैं ना अंगराज कर्ण। तो अंगराज मतलब इस अंग महाजनपद का ये शासक था। ठीक है ना। काशी हो गया, अंग हो गया। एक आता है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ये वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है ना। वर्तमान, और इसके बाद में आती है सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। ठीक है ना। एक आता है देखो अश्मक महाजनपद। कौन सा आता है? अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद देखो इसकी राजधानी जो थी वो थी पोटन, या इसको पोतन भी कहा जाता है। इसके बारे में देखो एक प्रश्न आता है कि ज्यादातर जो महाजनपद है वो सबके सब उत्तर भारत में स्थित है और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। कहां पे था? दक्षिण भारत में स्थित था। एकमात्र ये महाजनपद था जो दक्षिण भारत में, ये अपनी उपस्थिति गोदावरी नदी के पास स्थित है, मतलब महाराष्ट्र या उससे नीचे की तरफ ये महाजनपद अपने को देखने को मिलता है। एक महाजनपद है जिसका नाम है गांधार महाजनपद। कौन सा है? गांधार महाजनपद। इसकी जो राजधानी है वो थी तक्षशिला। तक्षशिला। और अपन ने देखा था कि जो यहाँ का शासक था महाभारत काल में उसका नाम क्या था? शकुनी। क्या नाम था? शकुनी। गांधार नरेश शकुनी इस समय यहाँ का शासक था। तो कितने हो गए? 9 हो गए। 9 के बाद में देखो अब अपन बात करते हैं अगले महाजनपदों की। तो एक और देखो महाजनपद जिसका नाम है कुरु महाजनपद। क्या नाम था? कुरु। कुरु बनाया कौरव से। ठीक है ना। कौरव यहाँ के शासक थे और इनकी राजधानी जो थी वो कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं अगले महाजनपद। देखो अब अपन बात करते हैं इस चेदी महाजनपद की। इस चेदी महाजनपद की जब बात करें तो यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था शिशुपाल। क्या नाम था? शिशुपाल। ये महाभारत काल में इस जगह का शासक था और इसकी जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। क्या थी राजधानी? सुक्तिमती, या इसको क्या कहा जाता था? सोथिवती। क्या कहते थे इसको? सोथिवती। ठीक है। पांचाल महाजनपद जो था इसकी भी 2 राजधानियां देखने को मिलती है ना। एक तो थी उत्तरी पांचाल और एक थी दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल है इसकी राजधानी का नाम था अहिच्छत्र। क्या थी? अहिच्छत्र। ठीक है ना। देखो एक तो अहिच्छत्र और एक आती है अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर का संबंध नागौर से है। ठीक है ना। और दक्षिण जो पांचाल है इसकी राजधानी थी, इसका नाम था कामपिल्य। क्या नाम था? कामपिल्य। ठीक है ना। एक जो महाजनपद है वो भी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कंबोज। कौन सा है? कंबोज। इस कंबोज की जो राजधानी है वो थी हाटकपुर। कौन सी थी? हाटकपुर। ठीक है ना। देखो अथर्ववेद में यह जो अर्थशास्त्र है इन कंबोजों के लिए काफी कुछ इसमें कहा गया है और ऐसा कहा जाता है कि जो कंबोज के शासक थे ये लोग प्रसिद्ध थे। कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी, या इसके अलावा इसको राजपुर भी कहा जाता था। हाटक या राजपुर। देखो इस कंबोज से प्रश्न काफी अच्छा बना है। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र ग्रंथ में कंबोज के लोगों के लिए एक शब्द काम में लिया गया है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। वार्ता शस्त्रोपजीवी मतलब वार्ता का मतलब होता है पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य से। शस्त्रों का मतलब शस्त्र,
पर जीवन यापन करने वाले, मतलब कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्रों से जीवन यापन करने वाले महाजनपद कौन सा था? तो वो था कंबोज महाजनपद। देखो दोस्तों, ये जो 14 महाजनपद अपन ने पढ़े, इन 14 के 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। अब अपन बात करते हैं दो ऐसे महाजनपदों के बारे में जहां पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था न चलकर कौन सी शासन व्यवस्था थी? वो थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और वो दो महाजनपद थे, वो कौन से थे? तो एक था वज्जी महाजनपद और दूसरा था मल्ल महाजनपद। ये अपन इसको देखो यहाँ पे लिख देते हैं, महाजनपद कालीन गणतंत्रीय व्यवस्था। महाजनपद कालीन गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्रीय व्यवस्था कितने महाजनपदों में थी? दो में थी। एक तो था वज्जी महाजनपद, ठीक है ना, और एक था मल्ल महाजनपद, ठीक है ना, मल्ल महाजनपद। देखो, इन गणतंत्रीय शासन व्यवस्था दो महाजनपदों में मिला के कुल कितने गणतंत्र थे? 10 गणतंत्र थे। गणतंत्र 10 थे, लेकिन अगर महाजनपद पूछे कितने महाजनपदों में थी, तो महाजनपद केवल 2 थे, लेकिन गणतंत्रीय व्यवस्था 10 थी, ठीक है। इन 10 में से जिस वज्जी महासंघ में कितनी थी? 8 थी, और मल्ल महाजनपद में कितनी थी? 2 थी। देखो, अपन जब बात करें तो इस वज्जी महासंघ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी थी, देखो अपन बात करें जो वज्जी महासंघ थी, इसकी पहले राजधानी देखो, इसकी राजधानी का नाम था वैशाली। क्या थी? वैशाली। और इसकी 2 राजधानी थी, ठीक है ना, एक थे कुशीनारा के मल या कुशीनगर के मल, है ना, और दूसरे थे पावा के मल। तो इसकी राजधानी भी 2 थी और गणतंत्र भी 2 थे, कुशीनगर वाले मल और पावा के मल। ध्यान रखना, कुशीनारा या इसी को अपन कुशीनगर भी बोल सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो कुशीनगर और दूसरा कौन सा था? पावा, ठीक है ना, पावा के मल और कुशीनगर के मल, ये 2 हो गए गणतंत्र। अब बाकी जो 8 गणतंत्र है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं वज्जी महासंघ में, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। इन 8 महाजनपदों की जब 8 गणतंत्रों की बात करें तो इन 8 गणतंत्रों में पहला आता है कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के कौन सा गणतंत्र था? शाक्य गणतंत्र, जहां से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा आता है सुमसुमार के बग। सुमसुमार पर्वत। सुमसुमार पर्वत ये गणतंत्र था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो गणतंत्र का शासन था वो कौन सा था? भग्ग गणतंत्र, है ना, ठीक है ना। एक था रामग्राम। रामग्राम के कौन थे? कोलिय। रामग्राम के कोलिय, ठीक है। एक आता है रामग्राम के कोलिय, सुमसुमार के पर्वत हो गए, भग हो गए, सुमसुमार पर्वत के भग हो गए, कपिलवस्तु के शाक्य हो गए। और इसके अलावा एक आता है, देखो, अलकप के बुली। कौन से आते हैं? अलकप के बुली। एक आता है पीपली वन के मौर्य। पीपली वन के कौन से थे? मौर्य। ये मौर्य वो शाखा थी जिसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से थे, ठीक है ना। एक थे केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम थे। इसके अलावा जो 2 और थे, इसमें देखो, एक आता है वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। और सबसे अंत में आता हुआ था मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 10 महाजनपद थे, 2 महाजनपदों में जो 10 गणतंत्र थे, इन 10 गणतंत्रों में 8 गणतंत्र जो थे वो वज्जी महासंघ के थे और जो 2 गणतंत्र थे वो मल्ल महासंघ के थे, ठीक है दोस्तों। आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि हमारे YouTube चैनल से ज्यादा लोग जुड़े। मैं YouTube की वीडियो में रीड के सारे टॉपिक्स को क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।